सभी व्यक्ति अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, माँ गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण करें एवं अपने अपने प्रेरणा के स्रोत जो भी आपको प्रेरणा देने वाले हो, सही मार्गदर्शन देने वाले हो, उनको एक बार अंतर्मन से अभिवादन अवश्य कर लें। इसके बाद में कक्षा में उपस्थित सभी व्यक्तियों का स्वागत भी है, और ख़ास करके आज तो दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, हाँ अभिभावकों की कभी कमी नहीं रहती। सुरेश कुमार शर्मा जी, आज के अभिभावक सुरेश कुमार शर्मा जी ही हैं, क्योंकि यहीं उपस्थित हैं और लोग अभी नहीं हैं। तो हम इनके आशीर्वाद और शुभकामनाओं का कामना करते हैं कि ये हम लोगों को आशीर्वाद और अपनी शुभकामना दे और कक्षा आगे बढ़ाने के लिए जो जी गुरुदेव, चरण स्पर्श गुरुदेव। और गुरुदेव जैसे आपने कहा कक्षा की आज कार्रवाई चालू करें, यही सभी सदस्यों से विनती है कि भाई सभी ध्यान पूर्वक देखें और कक्षा की कार्रवाई चालू करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या विचार, क्योंकि पिछले हम लोग 10, 12, 15 रोज से हम लोग विद्या विचार पर ही हम लोगों की कार्यशाला, पढ़ाइयाँ, अध्ययन अध्यापन चल रही है। या दूसरी जो एक कक्षा है बेसिक की, उसमें भी किस भाव का क्या फल हो सकता है, किस प्रकार से फलादेश करने चाहिए, फलादेश के नए नए तरीके हम लोग 2, 4, 5 कुछ प्रतिदिन सीखा करते हैं वहाँ पर भी। और जो यहाँ पर जो ये जो फलित की कक्षाएं हैं, इसमें हम लोग अभी हाल फिलहाल में ही विद्या विचार पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की। लगभग 15 रोज कक्षाएं चला विद्या विचार पर ही। तो आज इस 2 घंटे की कक्षा में पहले के 1 घंटा 45 मिनट इस कुंडली पर अलग अलग व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आज की कक्षा में वैसे सभी व्यक्ति जो भी आज की कक्षा में उपस्थित हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने विचार रख सकते हैं। जिन्हें जिन्हें अपने विचार इस कुंडली पे रखने हैं, वैसे व्यक्ति अपना कृपया हैंड राइज करें। हमारी इच्छा से तो आचार्य ऋषि जी अगर अपना वक्तव्य दे तो अच्छा है, क्योंकि हम इस पर तो हम लोग पंचम भाव से देखते हैं, द्वितीय भाव से संचय भाव को देखते हैं। तो इस लग्न कुंडली में विद्या भाव में शनि जो है द्वादश में जाकर के बैठ गए हैं, तो विद्या का वहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन लग्न कुंडली D24 में लग्न जो है लग्नेश जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जिससे विद्या संचय का इसमें दिखाई दे रहा है। और नवम पंचम बुध जो है नवम भाव नवमेश जो है लग्न के, वह भी जाकर के द्वादश भाव बैठे हुए हैं। और ये दोनों अस्त हैं, लाल से लिखा हुआ है, ये दोनों अस्त हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ इसका तीर का निशान है, गुरुदेव बकरी हैं। जी गुरुदेव। दोनों शनि और बुद्धि
गुरुदेव अच्छा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम इतना तो आपने कोशिश किया, यह तो आपने बतलाया कि पंचम भाव में शनि की राशि पड़ी हुई है और शनि देव जो है 12वें बैठे हुए हैं और वो भी अस्त हैं। तो 12वें भाव में बैठना अच्छा बात नहीं माना जाता है। जिस भाव का स्वामी 12वें 8वें भाव में बैठ जाता है तो अच्छा फल नहीं देता है। तो एक तो इस प्रकार से अच्छे फल नहीं दिया, दूसरे में अस्त हो गए और अच्छा फल नहीं दे रहा है। यानी कि आपके कथनानुसार और कुंडली के विवेचना के अनुसार विद्या में थोड़ी सी कमी दिख रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी राजेश मिश्रा बेटे के कोई आईडी से बात लैपटॉप नहीं, पे चला रहा था उसके। हाँ जी। गुरुजी इसमें ये बच्चा तो एक तो कल्पना में रहता है और थोड़ा सा बीमारी की वजह से भी इसका पेट से संबंधित इसको रोग रहेगा। तो ये थोड़ा शिक्षा में कम ध्यान रहेगा और कल्पना की दुनिया में ज्यादा रहेगा और पढ़ाई में अड़चने पिता की तरफ से ही निगरानी कम रहेगी। पिता ही इसकी पढ़ाई के ऊपर मेन केंद्र नहीं डाल पा रहा। थोड़ा सा इतना ही बता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो कहा कि पढ़ने के समय में इसका मन जो है ध्यान भंग रहेगा, तो उसका कुछ कारण? गुरुजी राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और जो मन पे कुछ हल्का ग्रहण लगा के रखता है कि दूसरी चीजों पे अभिलाषाएं ज्यादा दिखती हैं और अपने कार्य अपने सुख पे कम ध्यान देता है। अभी उसमें दूसरे की चीजों में अपना सुख दिखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यह बहुत ही गुड़ बातें आपने बतलाई। अब इसके बाद में राजेश कुमार शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके हिसाब से बोलने की कोशिश करता हूँ गुरु जी। इसमें जो शुरुआती शिक्षा है इसमें राशि है 8 नंबर, वृश्चिक राशि है जो इसकी मंगल की है। मंगल इसका नीच का होके 10वें भाव में बैठा है चंद्रमा की राशि में। ये तो इसकी मित्र राशि है और इस पे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि भी है। और दूसरी बात गुरु की ये जो इसका आरंभिक शिक्षा का भाव है धन शिक्षा तरीके का, ये शुभ कर्तरी में एक तरफ इसमें शुक्र बैठे हुए, शुक्रदेव बैठे हुए, दूसरी तरफ इसमें गुरुदेव की वो भी है, दृष्टि भी है 9वें भाव पे। इतना शुभ कर्तरी इसमें आ गया तो इसकी आरंभिक शिक्षा है वो तो अच्छी मतलब ठीक होगी। कौन सा भाव शुभ कर्तरी योग में चला गया? ये एक तरफ तो 7वीं जो लगन है, पहला जो लगन है ये शुक्र में है, शुक्रदेव बैठे हुए यहाँ पे। फिर इसके 9वां जो भाव है इसका अगला भाव तीसरा भाव, इस पे गुरुदेव की दृष्टि है। हाँ जी, 9वीं दृष्टि है गुरुदेव की। तो इस तरह से दोनों तरफ शुभ दृष्टि होने से ये शुभ कर्तरी में आ गया। शुभ कर्तरी तो बन ही गया। तो इसमें आरंभिक शिक्षा जो होगी इसकी वो ठीक होगी कुल मिला के, क्योंकि राहु का दोष है थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों तरफ शुभ कर्तरी है और इसका मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि भी है, चंद्रमा की मंगल की दृष्टि है और केंद्र में भी है। तो जो इसका निचत्व है ये भंग भी हो रहा है और इसकी भंग होने के बाद इसकी दृष्टि वैसे मंगल की दृष्टि इसके उच्च शिक्षा के भाव पे भी है। तो आरंभिक शिक्षा भी ठीक होगी। प्लस अब इसकी माध्यमिक शिक्षा में आते हैं जो चौथे भाव से हम 10 क्लास तक की शिक्षा का अनुमान लगाते हैं। तो ये इसमें शनिदेव बैठे हुए हैं, शनिदेव की राशि में चंद्रमा बैठे हैं जो कि शत्रु राशि है चंद्रमा की। और इसमें शनिदेव की पार्श्व दृष्टि तो नहीं है लेकिन चंद्रमा बैठे हुए मंगल से दृष्टि पड़ रही है। तो मध्यमी की शिक्षा मेरे हिसाब से कुछ कमजोर रहेगी। मध्यम की जो 10 क्लास तक मैट्रिक की शिक्षा इसकी रहेगी वो कुछ कमजोर आएगी। चंद्रमा शत्रु अहंता और शनिदेव की राशि है, प्लस इसमें मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चूंकि नीच का भी है। तो मंगल चूंकि नीच का भी है, अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा, इस वजह से अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा की तरफ इसकी। तो जो है पंचम भाव में शनिदेव की राशि है और शनिदेव बैठे हुए यहाँ से अष्टम में और द्वादश भाव में बैठे हुए, सूर्य के साथ है और सूर्य के साथ अस्त भी है। अस्त भी है
अस्त भी है, तो चूंकि वैसे बुध के साथ भी है, तो परंतु फिर भी जो है शनिदेव का प्रभाव इनके कम रहेगा, अपनी राशि पे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इनकी कोई दृष्टि नहीं पड़ती, न तो सातवीं पड़ती है, न तीसरी पड़ती है, न तीसरी पड़ती है, न दसवीं पड़ती है। तो कुल मिला के आरंभिक शिक्षा के बाद से इनकी शिक्षा में मेरे को तो कुछ ज्यादा ऊंचाई नहीं लगती। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बन सकता है तो बन सकता है, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा है, इस वजह से बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। और एक बात और नीच कर रहे हैं जो अस्त शनि है, यहाँ पर अस्त शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे राहु पे पड़ रही है। तीसरे में पड़ रही है, लेकिन इस पे गुरु की भी दृष्टि है ना, गुरु की दोनों तरफ दृष्टि है, प्लस का मंगल जो है केंद्र में बैठा हुआ है, इसका नीचे भंग हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में आ गया है, चंद्रमा की दृष्टि भी है, और चंद्रमा की दृष्टि भी है मंगल पे, तो 2 3 4 उसमें वो हो गए ना पूरी, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि अब इसके बाद में जो भी व्यक्ति कुछ अपना विचार रखे तो नवमांश कुंडली से भी ग्रहों के बल को थोड़ा देखे कि हाँ कौन से ग्रह अगर नीच के हैं या ऊंच के हैं क्या है, तो उनकी नवमांश कुंडली में स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि नवमांश कुंडली सभी कुंडलियों का अनुपूरक कुंडली कहा जाता है, और नवमांश कुंडली से ही ग्रहों के बल के बारे में जाना जाता है और समझा जाता है। तो चलिए अब इसके बाद में निकिता जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं जितना आधार पे थोड़ा जानती हूँ, मैं उसके आधार पे थोड़ा बहुत बोलूँगी। इनका जो लग्नेश है वो गुरुजी इनका जो लग्नेश है वो अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में, लग्न में को बलि कर रहा है, तो ये लग्न को बलि कर रहा है। फिर उसके बाद इनके दूसरे धन भाव में राहु बैठे हैं, लेकिन यही राहु इसमें नवमांश कुंडली में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो मतलब इनका फल इतना नहीं माना जाएगा नीच का। और गुरुजी इसमें एक बात ये भी अच्छी है इस कुंडली में कि इसमें जो शुभ ग्रह हैं, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये केंद्र में बैठे हुए हैं, और ये शनि और सूर्य, ये केतु, ये 6 8 12 में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक इसमें अच्छा और गुरुजी मैंने ये पढ़ा है कि गुरु और शुक्र अगर दोनों लग्न में हो तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि दोनों का केंद्र में होना होते हैं, और दोनों का केंद्र में होना बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। और इस मतलब जिसकी कुंडली में ये होता है उसके पास कोई ना कोई एक बहुत अच्छी कला होती है। बुध भी इनके उच्च के हैं, भले ही 12वीं इसमें बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये नहीं तो बुध भी अच्छे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब बेकार कुंडली है या खराब कुंडली है, बेकार कुंडली है या खराब कुंडली है, क्योंकि अगर विद्या कम होगी तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ऐसा गुण होगा, शुक्र और गुरु जो केंद्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु जो केंद्र में बैठे हुए हैं और दोनों अच्छी स्थिति में है, एक अपनी राशि में बैठा है, एक मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और मंगल जो है उसका भी नीच भंग हो रहा है, तो केंद्र इनका देखा जाए तो बहुत अच्छा है इनका केंद्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कम से कम आपने पिछली 5-7 दिन तो यह D24 कुंडली पर हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, तो इसका भी कुछ कम से कम उपयोग करके अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होता कि हाँ हमारे द्वारा आयोजित किए गए कक्षाओं का आपको लाभ मिला और स्मरण भी है, ऐसा हमें भी कुछ ज्ञात होता। जी गुरुजी वही मैं इसमें देखने की कोशिश, आपने बोला था कि D24 कुंडली में लग्न और द्वितीय जो भाव है मतलब ज्यादा ध्यान, इन दोनों को मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो लग्न में इनके राहु बैठे हुए हैं और गुरुजी सप्तम में केतु और गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र हैं जी। और इसमें भी शनि जो है वो अष्टम भाव में आ गया, चंद्रमा के साथ अशुभ योग बना रहा है, पंचमेश है, और इसमें भी पंचमेश है, और इसमें भी पंचमेश है, तो विद्या में तो थोड़ी कमी रहेगी इनकी, फिर भी ये कुछ ना कुछ जो है अच्छा करेंगे, कुछ और विद्या इनके अंदर रहेगी। D24 कुंडली के लग्न में जो राहु बैठे हुए अगर पापग्रह है, चाहे कुछ भी है या अच्छे काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पे गुरु और बुध जो दोनों शुभाग्रह है, इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो राहु जो है जिस ग्रह से दृष्ट होता है या जिसके साथ रहता है उसका अधिक गुण वह ले लेता है, अधिक प्रभाव ले लेता है, और उसके प्रभाव के इशारे पर चलता है। तो शुभग्रह की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, अगर विद्यार्थी दिग्भ्रमित भी हो रहा है तो अच्छे सोच के तरफ
जाने का ज़्यादा चांस बन रहा है। ये नहीं कि सोच भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो गुरुदेव जो बैठे हुए और बुधदेव बैठे हुए शुभाग्रह हैं और दोनों विद्या के ज्ञान के कारक हैं, गणित के कारक हैं, प्रभुता के कारक हैं। तो व्यक्ति का सोच यदि भ्रमित होकर जाएगा तो सकारात्मक दिशा में जाने का योग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर शनि और चंद्रमा की जो युति है, चंद्रमा D24 का जो है 10वें भाव का स्वामी हो गया और शनि जो है 5वें भाव का स्वामी हो गया। दोनों जो है 8वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो गई। तो शनि और चंद्रमा की युति यह एक प्रकार के योग का निर्माण कर रहा है, जो योग अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी बात बतलाई जो बहुत ही सराहनीय है। और थोड़ा रुझान अगर ज्यादा होगा तो पढ़ाई पे एक मिनट आपने जो बात बोला बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसको एक बार और दोहरा दीजिए। गुरुजी कुंडली आदि मेरे से मैच करती है। अगर ये बाहर रह के पढ़े और इसकी माँ ज्यादा गाइडलाइन करेगी पढ़ाई के लिए तो ये कुछ कर सकता है, नहीं तो 12वीं तक ही पहुंच पाएगा। चलिए जी, राशि है जातकों की सूझबूझ वाला है, सूझबूझ से अपना काम करने वाला है। राशि के अनुसार ये जातक सूझबूझ वाला है, सूझबूझ से अपना काम करने वाला है, निकालने वाला है। चलिए, एक तो ये बात आपने पॉइंट जो कहा, जो राशियों का उपयोग भी हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था, किसी ने नहीं बतलाया, लेकिन आपने यह बहुत अच्छी बात कही कि यह सूझबूझ के सहारे अपने पढ़ाई पर यह अमल करने का प्रयास करेगा। अगर यह थोड़ा वयस्क हो जाएगा तब सूझबूझ का इस्तेमाल करने का। हाँ जी, क्योंकि अभी बचपना है, अभी तो 11 वर्ष इसका उम्र है। कम से कम मैट्रिक के बाद में इंटर में जब जाएगा तो अपने सूझबूझ के सहारे जो जिस प्रकार का इसे परिवेश मिलेगा उस परिवेश के लायक यह कुछ करने का कोशिश जरूर करेगा। जो इसका लग्नेश है वो अष्टम भाव में और चंद्रमा के साथ है। लग्नेश D24 में गुरुजी। D24 का लग्नेश दूसरे भाव में है। पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में है, जो कि अच्छा नहीं है। और चंद्रमा के साथ में ये जो है एक अनिष्ट योग का निर्माण कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद में और किसी व्यक्ति को अगर कुछ बोलना है तो हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, दीपक शर्मा जी, आप अपना विचार रखें। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। ये भी नीच भंग हो रहा है मंगल का गुरुदेव। ये किन तरीके से हो रहा है ताकि कुछ याद हो जाए और दिमाग में बैठ जाए हमारे भी। तो नीच भंग का तो पहला सूत्र यह भी है कि चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। तो चंद्रमा से केंद्र में है। अच्छा। नीच भंग का यह भी सूत्र है कि अगर सूर्य से भी केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो चंद्रमा से या सूर्य से केंद्र में होने का अर्थ ये कि कुछ गिन के देखना है या वैसे अपना केंद्र में है इसलिए हो गया। देखनी है अगर चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से चौथे भाव पर तो 1 2 3 4 चौथा भाव हो गया केंद्र, तो यहाँ पर नहीं है। 5 6 7 सातवां भाव केंद्र का होता है। तो बस चंद्रमा से केंद्र में होगा। अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे 4 नंबर की राशि होती और मंगल देव होते यहाँ पे, तो चंद्रमा कहाँ होते थे? 1 2 3 4। अगर चंद्रमा यहाँ तीसरे भाव में होता तो नीच भंग हो जाती, या 12वें भाव में चंद्रमा होता तो नीच भंग हो जाता। और फॉर्मूला गुरुजी, ताकि आप क्लास में नोट करने जैसी इच्छा होती है। किसी रोज पुनः नीच भंग वाली बातें अन्य क्लासों में, कक्षाओं में हो जाएंगी, हम लोग वहां से देख लेंगे। अभी आज जो विश्लेषण की कक्षा है इसको आज आगे बढ़ने दीजिए। चलिए, उर्वशी गुप्ता जी। गुरुजी एक पॉइंट और मुझे समझ में आया इसमें कि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर तो जातक तीव्र बुद्धि वाला। मंगल की दृष्टि
5वें भाव पर है। तो जहाँ तक बुद्धि वाला भी होगा, तीव्र बुद्धि होगी, तो जहाँ तक बुद्धि वाला भी होगा, तीव्र बुद्धि होगी इसकी। और मंगल चीड़ फाड़ वाला भी तो ग्रह है। यह डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। अगर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो अन्य ग्रह अगर कोई अच्छे सपोर्ट कर दे तो मंगल जिसके मजबूत होते हैं और विद्या भाव के लिए ठीक ठाक होते हैं तो वह व्यक्ति सर्जन भी होता है। हम लोगों को अच्छाइयों को भी उजागर करनी चाहिए, ये नहीं कि केवल हम लोग कमी को ही देखें। चलिए इसके बाद में उर्वशी जी। प्रणाम गुरुजी, इसमें वाणी का भाव ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए सर, लगन कुंडली में भी राहु बैठा है और कोई शुभ दृष्टि है नहीं, ऊपर से शनि की दृष्टि है। सर D9 में भी मंगल चाहे स्वयं राशि का बैठा है तो वाणी में कटुता तो रहेगी। और सर D24 में भी यही हाल है। पर सर बुध उच्च का है तो कुछ फल दे पाएगा क्या? पर ये भी सर सूर्य और शनि के साथ है तो कुछ वाणी का मतलब प्रभावित वाणी नहीं होगी, प्रभावशाली वाणी इनकी। और सर याददाश्त इनकी कमजोर नहीं होगी क्या? आपका कहना भी सही है, लेकिन बुध देव का जो है अस्त दोष अपने राशि में नहीं लगता। एक पहली बात, बुध देव वैसे आधा से ज़्यादा कुंडलियों में अस्त ही हुआ करते हैं। अगर अपनी राशि में है तो उन्हें अस्त का दोष नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, अगर कोई ग्रह किसी भी भाव में हो और अपने उच्च राशि में हो तो वैसे बली हो जाता है। तो यहाँ 12वें भाव में बैठने से भी जो फलों में कुछ हानि करने का जो काम कर रहे हैं, तो जो उच्च राशि में बैठने का जो फल है वह भी तो इनके साथ में है। जी। तो इस बातों को भी हम लोगों को नहीं नकारना चाहिए। और इसके बाद में जो मैंने कहा कि 60% व्यक्तियों के बुध अस्त रहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं, जिनकी कुंडलियों में अगर देखा जाए तो, या बड़े बड़े IAS अफसर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अधिक कुछ ना कुछ व्यक्तियों के कुंडली में बुध देव अस्त देखने को मिल ही जाएंगे। तो क्या ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि हम सीधे कह दें कि स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर आएगी? हाँ, यहाँ पे जो है अस्त शनि का जो दृष्टि राहु पे पड़ रहा है, यह थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम स्मरण शक्ति को हो या वाणी की कटुता को हो, इसमें बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन साथ में जो अभी हमारे बंधुवर ने कहा कि गुरु की दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि अपने राशि पे पड़ रहा है, तो 9वीं दृष्टि पड़ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है तो दृष्टियों का हमारे जातक शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि जो ग्रह कहीं बैठा हुआ होता है तो जहाँ बैठा हुआ होता है वहाँ जो फल देता है उससे अधिक फल जहाँ दृष्टि देता है वहाँ करता है। तो गुरुदेव तो गुरुदेव अपनी स्वराशि को देख रहे हैं और पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो यह मान लिया जाए कि गुरुदेव यहाँ पर है और शुक्रदेव यहाँ पर है, तो यह शुभ कर्तरी योग में यह भाव बना। जी गुरुजी। तो एक तरफ से तो थोड़ी हानि हो रही है, हाँ जी, लेकिन दूसरे तरफ से इसमें बल भी मिल रहा है। और राहु के लिए यह भी कहा गया है कि जिस ग्रह के साथ में होते हैं या जिस ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ती है वैसा गुण, वैसे सोच, वैसे विचारधारा इनका होता चला जाता है। लेकिन हाँ, पापग्रह है तो कभी कभी तो उनकी अपनी झलक दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन वैसे सामान्यतः अच्छे विचारधारा के होंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, अस्त शनि की, थोड़ा सा कमजोर कर रहा है। चलिए अब इसके बाद में दीपक शर्मा जी, आपका बात हो गया? हो गई। तो अब चलते हैं, और किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मुझे कुछ कहना है गुरुजी। मुझे कुछ कहना है गुरुजी। प्रणाम। जी 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 जी, बोला जाए। हाँ, इसका ऐसा है कि अभी गुरुदेव हैं राशि में है गुरुजी, अभी मीन राशि में है गुरुजी। छठे भाव में, तो वो अभी छठे भाव में इसके तत्काल में तत्कालिक गोचर कर रहे हैं, राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन ये अप्रैल से ये मेष राशि में आ जाएंगे तो गुरुदेव लग्न को मजबूत करेंगे, और लगने से वो शुक्र है, थोड़ा आदमी ये थोड़ा शौकीन मिजाज का होगा, लेकिन ये पढ़ाई में अच्छा है क्योंकि मंगल की दृष्टि
माता के भाव पे है और माता यदि इसको सहयोग करेगी तो ये अपनी पढ़ाई अच्छी करेगा। और ये B9 कुंडली में भी मंगल है, वो द्वितीय भाव का स्वामी है और चौथी दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहा है, तो उसका पंचम भाव भी मजबूत है, तो पढ़ाई में ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद में जाएगा, क्योंकि अभी गुरुदेव है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये जो डी कुंडली है आपके कुंडली के अनुसार राहु है, वो अपने उच्च राशि में है और उसपे बुध और गुरु की दृष्टि है, तो राहु भी इसको अच्छा फल दे रहे हैं। और सूर्य है वो अपने ये लग्न में अपने खुद के घर से एक घर आगे है, तो एक घर आगे जो भी ग्रह होता है वो भी लग्न को बहुत ही मजबूत करता है और लग्न और भी मजबूत होता है। तो ये ज्यादा शौकीन नहीं रहेंगे, पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे तो ये अपना करियर बहुत अच्छा बना पाएंगे, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सभी व्यक्तियों ने तो फलादेश किया, लेकिन गोचर के गुरु का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। तो हम लोगों को फलादेश करते वक्त कम से कम शुभग्रहों की अगर स्थिति सामान्य है, ठीक है, और स्थिति में फलों में और व्यक्ति वृद्धि चाहता है तो हम लोगों को शुभग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। अगर व्यक्ति का अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो ज़्यादा करके जो पापग्रह है कुंडली में, जो पापग्रह बन रहे हैं या बनते हैं, कभी कभी शुभग्रह भी पापग्रह का काम करते हैं, तो उस पापग्रहों को पहचान कर उनकी दशाओं को भी हम लोगों को ध्यान में देनी चाहिए। तो अभी इस जातक का जो दशा है यह मंगल का महादशा है, उसमें शनि की अंतरदशा चल रही है और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो आइए अब चलते हैं इसके बाद में आकांक्षा पांडे जी, आप अपने विचार रखें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले तो माफी चाहूंगी मैं शायद बहुत ही इरेगुलर स्टूडेंट हूँ और बहुत कोशिश करके भी रेगुलर आपकी क्लासेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। गलत है सही है, मैं अपने विचार देना चाहती हूँ, तो आप माफ कर, तो गलत नहीं, कुछ नहीं, हम सभी अपने हैं। हम लोग आपस में एक जगह रोज हम लोग प्रतिदिन कक्षा का आयोजन करते हैं, एक दूसरे से रोज हम लोग मिलते हैं, बातें होती है। तो यह तो अभ्यास कक्षा है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट के मैदान में खेलने जाते हैं तो क्या वो हमेशा चौके छक्के थोड़े मारते हैं, कभी कभी 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। कभी तो त्रुटियां, तो अगर यहाँ कक्षा हो रही है तो यहाँ पे तो त्रुटियां और अच्छाइयाँ दोनों ही होंगी, तो इसमें कोई भी गिला शिकवा करने की बात नहीं है। और कोई भी व्यक्ति किसी का शिकायत नहीं करेगा कि फला व्यक्ति ने गलत कहा या ये कहा, नहीं, हम लोग एक दूसरे का अनुभव साझा कर रहे हैं। जी गुरुजी वैदिक से थोड़ा कम, घटनादी नागी से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी दोनों मिक्स करूंगी। मुझे ये जो बच्चा है ये बुद्धि में तेज लगता है, क्योंकि बुध मंगल से तेज है इसकी, तो बुद्धि तो तेज है इसकी, और चंद्र मन भी बलवान है, क्योंकि चंद्र मंगल से कनेक्ट है। और अब आगे देखें तो ये आगे की पढ़ाई इसकी अच्छी होगी, इसका लग्नेश मजबूत है, लग्न मजबूत है, तो होनहार बच्चा तो है ये। वाणी में थोड़ा सा राहु वाणी भाव में है और कुटुंब भाव में है, तो थोड़ा तकलीफ इसको अपने बोलने से जीवन में कुछ मौके गवा सकता है, अपने व्यवहार के कारण कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अष्टम का केतु इसको प्रॉब्लम करेगा, इसका काम रोकेगा। जो ये लेकिन अगर ये गूढ़ विज्ञान या रिसर्च में जाना चाहे तो हेल्प है। और मुझे कहीं लगता है कि ये बच्चा घर से दूर पढ़ाई के लिए फॉरेन जाएगा और विदेश में पढ़ाई करके लौट कर, क्योंकि इसका पंचमेश 12वें भाव में है। ऐसा मुझे बहुत ही बढ़िया जितनी बातें आपने कही
उसमें कहीं से कोई ये नहीं है, संशय नहीं है, सभी बातें अच्छी है। इसमें एक बात और है कि आपने जो कहा कि फौरन जा सकता है, हाँ जा सकता है गुरुजी। और ये गुरु जो है वो वक्री गुरुजी, और ये गुरु जो है वो वक्री है। तो गुरु इसमें पीछे तो गुरु पीछे छठे भाव के स्वामी है, तो पीछे आकर अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं पंचमेश्वर। तो ये सपोर्ट मिलेगा, तो ये सपोर्ट मिलेगा। बच्चा अच्छा और ये बच्चा यानी कि घर से अत्यधिक दूर 12वां भाव जो होता है फौरन का भी होता है, या कल्चर चेंजिंग का भी होता है, या मदर टंग परिवर्तन का भी होता है। तो ऐसा यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक जो है विदेश भी जा सकता है पढ़ने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि कल्चर चेंजिंग बिहार का विद्यार्थी चला जाए कर्नाटक में, बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में, कि जहाँ बिहार में हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो ऐसे जगह पर जाके यह पढ़ सकता है, या पढ़ने का उसे चांस मिलेगा, या पढ़ने पर उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। कि जहाँ पर यहाँ जैसे अगर हम बिहार में हम लोगों के यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी भाषा ना ही हो करके कोई दूसरी भाषा वहाँ बोला जाता हो, हम इसको भी दूर की श्रेणी में रखते हैं। ये नहीं हम केवल 12वें भाव में हो गया तो आपने कह दिया विदेश की, तो विदेश तो जाने का योग बनता है, लेकिन अगर किसी कारणवश परिस्थितियों बस अगर नहीं जा पाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि कल्चर चेंजिंग, तो कल्चर चेंजिंग थोड़े दूर के बाद में हो जाता है, थोड़े दूर जा करके यह शिक्षा ग्रहण करने का काम कर सकता है, और करता है तो थोड़ा इसके लिए स्थितियाँ अच्छी होगी, परिस्थितियाँ सकारात्मक हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद में जन्म स्थान से बाहर रहने पे ही फायदा है, जन्म स्थान से बाहर रहने पे ही फायदा है, ऐसे हमेशा तो अब इसके बाद में हम अंत में अब डॉक्टर आचार्य ऋषि जी, ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन आप अपना विचार दें। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सब कुछ बतला दिया गुरुदेव। छोटे से दो शब्द यदि देख पाया प्रयास करता हूँ, यदि देख पाया तो धन्य समझूंगा, अपने आप को धन्य समझूंगा। गुरुदेव सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मुझे इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, इसका डेट ऑफ बर्थ उम्र 11 वर्ष है, और मंगल की महादशा चल रही है, और शनि की अंतरदशा है, और उसमें बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जी गुरुदेव। हाँ, परंतु इसमें कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है ये हम आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों का जब तक हमें डिग्री वाली पावर का पता नहीं होगा तो उनका पूर्ण अनुमान अभी हम जो है अभी ही हम आपको लिखते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास है तो ऐसे ही बोल दीजिए, अगर आपके पास है तो ऐसे ही बोल दीजिए, अभी हम देखते हैं। अच्छा रहने दीजिए गुरुदेव, जैसे है कुंडली, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। गुरुदेव वैसे तो ये लगन बहुत अच्छा है, यदि किसी भी कुंडली का, क्योंकि यदि किसी भी कुंडली का लग्नेश ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस व्यक्ति को अधिकतर समस्याएं नहीं आती, क्योंकि उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के साहस की कमी नहीं होती, और अपने ही बल के आधार से, वह अपने ही परिश्रम के आधार से जीवन में निरंतर वृद्धि प्राप्त करता है। अब चूंकि यहाँ जो लग्नेश ग्रह है, वह लग्नेश ग्रह स्वग्रही है, और उधर नवमांश कुंडली में देखें तो वहाँ भी वह स्वग्रही है, और इसे कहते हैं वर्गोत्तम ग्रह। नवमांश में सबसे ज्यादा जो किसी विषय को माना जाता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं वर्गोत्तम ग्रह को। यदि कोई भी ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अपना 100 का 100% उस व्यक्ति को देगा। अब शुक्र कारक किस चीज का है? वैसे तो लगन में बैठा हुआ है और सप्तम को देख रहा है, तो सप्तम का स्थिर कारक ग्रह भी है। जीवन में सुखों को प्रदान करने वाला भी जो वैवाहिक सुख होते हैं, उसका कारक ग्रह भी शुक्र ही होता है। विवाह के लिए रति क्रिया, प्रेम संबंध, संगीत, काव्य, इत्र, सुगंध, घर की सजावट, ऐश्वर्य, दूसरों के साथ सहयोग, फूल, फलदार वृक्ष, ऐसे अनेकानेक प्रकार के आभूषण, जलीय स्थान, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कारक यही होगा। कई बार ऐसे व्यक्तियों के बाल भी घुंघराले हो जाते हैं, उस दृष्टि से तो उस दृष्टि से देखे बहुत अच्छा। अब दूसरे स्थान पर जो राहु बैठे हैं, दूसरे स्थान पर राहु जो हमसे पूर्व ही
सभी विद्वानों ने एक मत होकर के कहा है कि राहु दूसरे स्थान पर कई बार वाणी को कटु कर देते हैं। कटु भी करते हैं क्योंकि राहु के पास जो है मात्र मस्तिष्क है, इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि का ग्रह होता है और ऊपर से उसे नीचत्व प्राप्त हो गया। कुटुंब के तो ये स्थिति कुटुंब के साथ अन्यत्र व्यक्तियों के साथ तो नहीं होगी इनकी वाणी खराब, लेकिन कुटुंब के साथ वाणी में थोड़ा सा दोष आ जाएगा। उसके साथ हम तृतीय भाव को देखते हैं। तृतीय भाव की जो स्थिति है, जहाँ से व्यक्ति पराक्रम, शौर्य, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा और परिश्रम करता है, उसके कारक गुरुदेव है। लेकिन इस कुंडली के अकारक ग्रह भी बृहस्पति ही है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली है तो अकारक बृहस्पति है और बृहस्पति की दृष्टि है उसके ऊपर। तो इस बच्चों को एक बार कान से संबंधित समस्या जरूर आएगी। परिश्रमी होगा, ये बहुत परिश्रमी होगा, परिश्रम करेगा, जीवन में काफी परिश्रम करेगा और आगे भी बढ़ेगा, परंतु इसे कान से संबंधित समस्या आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण हो गया सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हैं, जो लेफ्ट कान को संकेत देता है, और तृतीय भाव को देख रहे हैं जो राइट कान को संकेत देता है। तो दोनों स्थितियों में संभवतः ये कहा जा सकता है कभी ना कभी इस तरह की छोटी मोटी घटना, क्योंकि वो अकारक है, यदि अकारक ना होते तो वो अपने जो लेफ्ट की कंडीशन है उसे थोड़ा हानि कम पहुंचाएं, क्योंकि वह राशि दोनों को ही कंडीशन सेम रहेगी गुरुदेव, क्योंकि इधर उनकी अपनी प्रश्न राशि और इधर मित्र राशि है, परंतु अकारक होकर के जब देखते हैं वो लगन को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति के अंदर वैसे तो अहंकार आएगा नहीं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से कई बार व्यक्ति को क्या होता है कि अचानक से लगने लगता है कि मैं शायद बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़े खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति होते हैं, परंतु कभी कभी उनके अंदर इस प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाया करते हैं, कुछ क्षणिक से स्वभाव। अब हम चतुर्थ भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चतुर्थ का कारक ग्रह भी, चंद्रमा चतुर्थ का कारक ग्रह भी है, और शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हैं। केंद्रेश ग्रह दशम का स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठा है, तो चतुर्थ में अपने देख रहे हैं, दशम भाव को भी देख रहे हैं। अब दशम भाव के ऊपर उनकी जो दृष्टि है, जब किसी भी कोई भी ग्रह अपनी ही दृष्टि से अपनी राशि को देख ले तो उसमें बैठे हुए ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। चंद्रमा से सप्तम है, उससे भी नीचत्व समाप्त होगा, लेकिन चंद्रमा की अपनी सप्तम दृष्टि है उससे भी उनका नीचत्व भंग हो रहा है। और मंगल के साथ जो दृष्टि संबंध बना चंद्रमा का, क्योंकि यहाँ वैसे तो चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि शनि की राशि में होकर के थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मन का कारक है, माता का कारक है, तो बच्चे की माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी, परंतु दृष्टि मंगल से भी उसे पावर मिल रही है, मंगल का मित्र है वो। तो एक प्रकार से जो मंगल और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो इसे धनलक्ष्मी एक योग भी कहते हैं, तो ये धनलक्ष्मी योग भी बन रहा है। और फिर दशमेश ग्रह चतुर्थ में बैठा है, तो कई बार अकस्मात धन की प्राप्ति के योग भी बना देता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सूक्ष्म योग उस तरह का उत्पन्न करता है। इसके पश्चात हम पंचम भाव के ऊपर चलते हैं गुरुदेव। अब पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी जाकर के बालक के द्वादश भाव में स्थित हो गया। अब द्वादश भाव में चूंकि आप नहीं बताया गुरुदेव कि वह अस्त है, सूर्य के साथ है, शायद मुझे पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सूर्य के साथ है जी, तो वहाँ वह ग्रह अस्त हो गया है। यह ग्रह इस बालक का योग कारक है और लग्नेश का नैसर्गिक मित्र भी ग्रह है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो हमसे पूर्व जिन्होंने कहा उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब पंचमेश ग्रह द्वादश में बैठता है तो एजुकेशन के लिए बच्चा जाता है, जब चतुर्थेश ग्रह द्वादश में बैठता है तो बच्चा कई बार स्टे भी कर लेता है विदेश के अंदर। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि भाग्य भाव का स्वामी भी द्वादश में ही बैठा है, तो भाग्योन्नति, क्योंकि बुद्ध की जो स्थिति है उसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या ही है, उस स्थिति के आधार से भी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अत्यधिक फल देगा। जब वह फल देगा तो उस स्थिति के आधार से हम कह सकते हैं कि बालक का विदेश में भाग्योदय होने की काफी संभावनाएं कही जा सकती है। अब बृहस्पति और शुक्र बालक के केंद्र भाव में बैठे हैं, एक योग बनता है, इसे कहते हैं नमस्कार योग। लता मंगेशकर जी कुंडली में, ये योग लता मंगेशकर जी कुंडली में था। और जब हम पढ़ते थे तो हमें एक विषय पढ़ाया गया था कि इस प्रकार के बालक जब भी आपको कभी दिखाई दे जाए तो उन्हें स्वतः ही नमस्कार कर लेना चाहिए, जिसके दोनों
गुरु केंद्र में बैठे हो, दैत्य गुरु और तो देवगुरु और आपस में दैत्य गुरु और देवगुरु और आपस में एक दूसरे के आमने सामने, तो इसे ये नमस्कार योग भी है। एक दृष्टि से देखें तो ये प्रतिभाशाली बालक बनेगा अपने जीवन में, भले ही बृहस्पति अकारक हो, लेकिन उसके साथ साथ वह मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और मित्र की राशि में बैठ करके बहुत अत्यधिक नुकसानदायक, क्योंकि बृहस्पति अकारक होते भी बहुत ज्यादा हानियां नहीं करते, वो जी खराब भी हो जाए तो बहुत ज्यादा हानियां नहीं करते, हानियां करते हैं लेकिन सूक्ष्म कंडीशन से करते हैं। तो ये एक मेधावी बालक है और जीवन में इसका एक नाम भी होगा और बहुत अच्छा नाम होगा, जिसे लोग नतमस्तक होंगे इसके सामने। अब केतु के ऊपर जाते हैं। अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, राहु के ऊपर दृष्टि डाली है। केतु शुक्र का मित्र ग्रह है और अष्टम में जब पापक ग्रह आता है तो अष्टम उनका अपना स्थान भी होता है। पापक ग्रह छठे 8वें 12 में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा अशुभत्व को जन्म नहीं देते। ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र केतु बैठा है शुक्र की राशि में। तो केतु का जो अपना प्रभाव होता है, यह बच्चा जो तंत्र विज्ञान है बहुत पारंगत होगा, उसमें बहुत पारंगत होगा। ऐसे व्यक्ति जब अष्टम में केतु जाता है तो बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें होता है, गुप्त ज्ञान होता है ऐसे व्यक्तियों को। तो इसलिए इसका केतु हम बहुत खराब नहीं कह सकते। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अन्यत्र विषयों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, अनुसंधान के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। अब हमारा नवमेश ग्रह द्वादश में बैठा और अपने मूल त्रिकोण में, इसके ऊपर हम बात कर ही चुके हैं, ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन चतुर्थेश और पंचमेश ग्रह। पंचम में जैसे हमारे सुनील जी ने बतलाया था कि वायु तत्व की राशि बैठी है। वायु तत्व की राशि का कारक पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है। वायु तत्व की राशि का कारक पृथ्वी तत्व में द्वादश में बैठा है और अस्त होकर के बैठा है। तो पृथ्वी तत्व में बैठने से वैसे भी कहता है कि विदेशी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। और क्योंकि वायु तत्व के इनका जो लगन है वो भी वायु तत्व का ही। वायु तत्व का अपना एक प्रभाव है, गुरुदेव आपने ही पढ़ाया था कि जब ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम की ओर अग्रसर होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब इनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे किसी काम को करना है तो ये तीव्रता के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। जैसे यदि वायु के सामने दीवार को भी अड़ा दिया जाए तो वायु कहीं ना कहीं से होकर के निकल जाती है। इसी प्रकार का यह बालक होगा, जिस कार्य को अपने दिमाग में एक बार बिठा लेगा उस कार्य को पूर्ण करके ही मानेगा। अब आते हैं इनके दसम भाव पर। उच्च शिक्षा का योग बनता है। अब इनकी जो उच्च शिक्षा का योग बनता है, जो इनका नवम भाव, क्योंकि जो इनका नवम भाव है, नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का योग। उच्च शिक्षा के लिए अब उच्च शिक्षा का स्वामी जो है द्वादश में बैठा है तो बहुत अच्छी कोई भी ये शिक्षा विदेश से ग्रहण कर सकते हैं। दसम भाव में इनके मंगल बैठे हैं, क्योंकि दसम भाव में यहाँ दिग्बली हो जाते हैं मंगल, और इनकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आई है। और मंगल जो ग्रह होता है हमारा, वो शक्ति, साहस, पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे भूमिका कारक भी होता है, छोटे भाई का कारक भी होता है, चाचा कारक भी होता है, इन सभी होता है, मैकेनिकल भी होता है, इंजीनियर भी होता है, अग्नि के कार्य से संबंधित भी होता है, और इन सभी का कारक ग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति की अधिकतर जो संभावनाएं होती हैं, और ये मेडिकल का कारक भी होता है, जो सर्जरी से संबंधित हमारा विषय होता है उसका भी मेन कारक होता है, क्योंकि इसका नीच भंग राजयोग हो रहा है। यदि यह नीच का होता और यहाँ नीचत्व ही होता तो इस बालक का कर्म स्थान बहुत खराब हो जाता और जीवन में इसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन इसका नीच भंग हो चुका है। नीच भंग होने के बाद उससे जो प्रभाव फल प्राप्त होगा, ये बालक कभी ना कभी बहुत अच्छा कोई, या तो कोई सेनाध्यक्ष बने, डॉक्टर बने, या फिर ये बहुत अच्छा डॉक्टर बने। ऐसी संभावना इसमें काफी कुछ कही जा सकती है। हवाई यात्राओं की संभावनाएं भी इसमें कई बार हो जाती है। मंगल कई बार हवाई यात्राएं भी व्यक्ति करा देता है, और वैसे ही वायु तत्व का जो ग्रह है वो वायु तत्व में बैठा है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में हवाई यात्राओं के योग बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम चलते हैं D24। इससे पहले लगन के ऊपर ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जिस समय हमारा द्वादशेष ग्रह द्वादश में ही स्थित है, और चूंकि शनि के साथ बैठा है, तो जिस ग्रह के साथ ग्रह बैठता है वो दूसरे ग्रहों की दृष्टि से दृष्टिपात करता है। तो यहाँ जो तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, जिससे हम कह रहे थे कुटुंब के लिए बहुत सारी वाणी इसकी खराब हो सकती है, लेकिन उस स्थान को शनि की दृष्टि से बुध भी देख रहा है। तो इसकी वाणी के अंदर कहीं ना कहीं जितना हम दोष महसूस कर रहे हैं उतना दोष ना होकर के कम दोष रहेगा, क्योंकि ये द्वितीय का कारक ग्रह भी है जो दृष्टि डालेंगे। अब दृष्टि द्वितीय के ऊपर जाएगी तो वहाँ वो बहुत अच्छी स्थिति भी प्रदान करेगी।
अब चलते हम D24। अभी पीछे ऐसे ही 7, 8, 9, अभी पीछे लगन में ही 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि लेकर के ही बुध लगन में नवम भाव को देख रहा है। अपना भाग्य स्थान और नवम भाव उनका अपना भाग्य स्थान है, अपना घर है। अपने घर को जब वो लगन में ही जब नवम भाव को देखेंगे शनि की दृष्टि लेकर के, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम विद्या के योगोत्पत्ति करेंगे। अब D24 की स्थिति यहाँ भी हमारा वो ही वायु तत्व का लगन है। तो इसकी सबसे अच्छी बात तो बालक की है कि D24 का लगन एक है, नवमांश का लगन एक है, और लगन तो लगन है ही है। ऐसी स्थिति जब तीनों ही लगन मिल जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग भी बनता है। अब सूर्य इनके दूसरे स्थान पर और शुक्र इनके दूसरे स्थान पर, तो एक सिद्धांत है जो अपने से आगे होता है, बहुत अच्छा होता है उसके लिए। अब शुक्र को वहां यदि अस्त ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य का तो शत्रु है परंतु मंगल का समग्रह है। अब अपने यदि सम की राशि में रहेंगे तो बहुत ज्यादा हानियां नहीं करेंगे। अब इनका पंचमेश ग्रह शनि, D24 का पंचमेश ग्रह शनि, चतुर्थेश ग्रह शनि, जो परिवार की सहायता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, अष्टम में बैठ गया और एक योग बना विश्वनाम का योग। ये शनि चंद्र का योग बनता है विश्वनाम का योग। विश्वनाम के योग की दृष्टि गई तो इसमें कई बार एक समस्याएं आती है, व्यक्ति को मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उसके साथ साथ शनि अष्टम का कारक ग्रह होता है। और शनि जब अष्टम का कारक होता है तो वहां बैठ करके कभी भी वो हानि नहीं करता। लग्नेश का मित्र और लग्नेश की राशि शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र और शनि की आपस में आमने सामने की दृष्टियां भी हैं, एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो इस दृष्टि से वो बहुत अच्छा कहा जाएगा। यदि ये बच्चा अपने चंद्रमा का उपचार करे, अपने जीवन में यदि चंद्रमा का उपचार करता रहे तो जीवन में बहुत प्रगतिशील होगा। और 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पहली दृष्टि पड़ी दसम भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ी द्वितीय भाव पर, और तीसरी दृष्टि पड़ी पंचम भाव पर। तो मित्र के घर में बैठ करके, और जहाँ के वो स्थिर कारक ग्रह हैं, वो अपने ही घर को, क्योंकि D24 का भी योग कारक वही है, और स्थिर कारक अष्टम में, यदि अष्टम में शनि आ जाए तो बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं, दीर्घायु भी देते हैं बालक को। और वो पंचम भाव को देख रहे हैं तो विद्या को इनके समाप्त होने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। यहाँ इनका जो नवम भाव है वो थोड़ा सा दूषित हो रहा है इस स्थिति में, क्योंकि नवमेश ग्रह केंद्रगत स्थित हुआ तो एक योग बना, जिसे कहते हैं केंद्रीय ग्रह त्रिकोण में हो जाए, त्रिकोणीय ग्रह केंद्र में बैठ जाए तो बहुत अच्छा अपने आप में एक योग होता है। परंतु ये मेष राशि में बैठा हुआ मंगल का शत्रु ग्रह होता है। एक योग के आधार से तो यहाँ बुध बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, परंतु यदि वो जिस राशि में बैठे हैं उसके आधार से थोड़ा खराब कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ भी बुध की बहुत गहरी मित्रताएं नहीं है, क्योंकि जो हमारे बुध है बृहस्पति ज्ञान देने वाले ग्रह, दोनों ही वैसे तो ज्ञान देने वाले ग्रह, दोनों ही वैसे तो ज्ञान के कारक ग्रह, एक विवेक के कारक है, एक बुद्धि के कारक ग्रह। इस स्थिति में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं करेंगे। नवमांश कुंडली को यदि हम देखें तो नवमांश में जो बच्चे का द्वितीय ग्रह और सप्तमेश ग्रह मंगल वो बहुत बलिष्ठ हो रहा है। ये स्थिति बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते यदि हम उसी प्रकार से विश्लेषण करें, लेकिन यहाँ वर्गोत्तम ग्रह की वजह से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। ऑल ओवर यदि हम इस बच्चे को कहें तो ये बच्चा अपने जीवन में सक्सेस होगा, कामयाब होगा। और हो सकता है मुझसे 2-4 शब्द कुछ गलत निकल गए तो गुरुदेव क्षमा करें, और सभी मुझे क्षमा करें। नहीं, आपने जितनी बातें कही सब बातें बिल्कुल आपने सही कहा। फलादेश ऐसे ही की जाती है, और यह विद्या ही ऐसी है कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी परिस्थिति में, यह तो देवताओं का, जैसे कि अगर हम लोग शुक्र की बात करें तो शुक्रदेव कहते हैं, मंगल देव कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, चंद्रदेव कहते हैं। तो देवताओं की कलाओं के बारे में कौन व्यक्ति पूरा जान सकता है? जो देवता होगा वही ना। हम लोग तो मनुष्य हैं, केवल पुस्तकों का जो ज्ञान है लिखा हुआ है, वो उसका जो अनुभव है, जो स्मरण है, उसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं। जितनी बातें आपने कही सभी बातें सही है, इसमें कहीं से कुछ वाली बात नहीं। तो